नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज टीवी इंडिया पर। मैं हूं आशुतोष शर्मा। शुरुआत करने जा रहा हूं बुलेटिन की पहली बड़ी खबर से। खबर गुजरात से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर है। महावीर जैन आराधना केंद्र परिसर में सम्राट के उद्घाटन किया है। मंदिर की भव्य सेमीकंडक्टर प्लांट के साथ साथ उन्होंने उद्घाटन किया। और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कर शिलान्यास किया है। ऊर्जा, सड़क, रेलवे और शहरी विकास पर ध्यान दिया गया है। वाव-थराद और पूरे गुजरात के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इन परियोजनाओं से राज्य में बुनियादी ढांचे, रोजगार में बढ़ावा मिलेगा। इस तरीके से विकास को नई गति मिलेगी और विकसित भारत का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। गुजरात के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की गई है। तो तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से ऊर्जा, सड़क, रेलवे और शहरी विकास पर ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी आज गए हैं गुजरात के दौरे पर। इन परियोजनाओं से राज्य के बुनियादी ढांचे में बहुत बड़ा बदलाव आने की संभावना मानी जा रही है। और जिस तरीके से इन परियोजनाओं के साथ साथ कई सुविधाओं का लाभ मिलेगा गुजरात के लोगों को और विकास में नई गति आने की संभावना बताई जा रही है। और जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है और संभवतः पहला सेमीकंडक्टर प्लांट उन्होंने 28 फरवरी को देश को सुपुर्द किया था। और 2027 में 2 और नए प्लांट तैयार किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि इससे करीब 60,000 ट्रेनी इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी और देश के विकास में एक मील का पत्थर आज साबित हो रहा है। और गुजरात के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत यहां पर की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जिस तरीके से पिछले महीने के अंतिम दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सानंद में थे और आज भी इस महीने के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सानंद पहुंचे और भारत के लिए यहां से उन्होंने सेमीकंडक्टर प्लांट की शुरुआत की है। और यह देश में दूसरा सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों द्वारा उद्घाटन किया गया है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी साथ में मौजूद हैं और कुल 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत मानी जा रही है। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सानंद में सिलिकॉन वैली के बीच एक नए ब्रिज के साथ साथ उन्होंने सेमीकंडक्टर प्लांट को देश के नाम किया है। और इससे इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल में भी विकास का एक नया मुख दिखाई देगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि 21वीं सदी बहुत संकट भरी रही है और किस तरीके से आज भारत नई ऊंचाइयों पर छू रहा है। इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए ऋतिक ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतिक, क्या कुछ लग रहा है कि 21वीं सदी भारत के युवाओं की है और भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है? क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सेमीकंडक्टर प्लांट दूसरे के लिए हरी झंडी दिखाकर देश के लिए नाम कर दिया है। जी ऋतिक। विकासशील जो राज्य बनाने की हम बात करते हैं, उस पर ये काम किया जा रहा है लगातार। नरेंद्र मोदी जब से उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला उसके बाद से गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात पर निरंतर विकास को लेकर जो प्रतिबद्ध है वो बार बार तमाम जो सौगात है वो वहां पर देते रहते हैं। और ऐसे में आज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सम्राट चक्रवर्ती संग्रहालय की जो हम बात करें, जिसके साथ ही साथ सेमीकंडक्टर प्लांट लॉन्च किया है, जो कि सानंद में किया। आपको बता दें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है आशुतोष जानने के लिए कि सानंद वो जगह है जो कि अपने आप में एक ऑटोमोबाइल हब कहलाता है, जहां पर रतन टाटा ने पहली बार अपना अगर बात करें बंगाल से टाटा हटा करके उन्होंने सानंद में खोला था, जिसको ऑटोमोबाइल हब बना दिया। और आज की डेट में वो सेमीकंडक्टर हब कहलाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और गुजरात के अगर हम दौरे की बात करें तो तमाम अलग अलग तरीके की
जो चीजें हैं, जो विरासत है, इन सबको संजो के रखने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं। जैसे कि हमने बताया, संग्रहालय की वो बात करें, इसका उद्घाटन किया। ये संग्रहालय जैन धर्म की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक विरासत को संरक्षित करने वाला। अगर बात करें हम, क्योंकि महावीर जयंती पर ये पहुंचे, महावीर जयंती को लेकर के लगातार ये बार बार बोल रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जो चीजें हैं वो संग्रहालय में संग्रहित रहेंगी, तो लोगों को पता लगेगा कि अपने कल्चर के बारे में, जो हमारे पास विरासत, जो हमारे बड़े बूढ़े छोड़कर गए हैं, उसको किस तरीके से हमें आगे लेकर के चलना है। इन सारी चीजों पर उन्होंने काम किया है। इसके साथ ही अगर सेमीकंडक्टर प्लांट की हम बात करें तो आशुतोष, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र को लेकर के भी बहुत ज्यादा बढ़ावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, क्योंकि बार बार हम देखते हैं तकनीक को किस तरीके से आगे ले जाना है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध रहते हैं। इम्पैक्ट समिट अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में लगा था, जो कि साफ तौर पर ये बताता है कि भारत को अपने आप में कितना मजबूत हमें रखना है। इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काम कर रहे हैं और इसी के चलते आज सानंद में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया गया। इस प्रोजेक्ट से अगर बात करें तो साफ तौर पर हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जो कि ये बताएंगे कि अहमदाबाद हो चाहे धोलेरा हो, ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से लेकर तमाम अलग अलग जो चीजें हैं वो सब एक रास्ता खोलेंगी। तो बहुत अलग अलग तरीके की चीजें थी जिसको लेकर के आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम विकास कार्यों को सौगात दी है। इसके साथ ही सड़क की अगर हम बात करें यहाँ पर आशुतोष, तो 5100 करोड़ से ज्यादा की लागत की जो अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे था उसको भी राष्ट्र को समर्पित कर दिया है, जो कि अपने आप में बताता है, क्योंकि सड़कों का जाल बिछाने की बात बार बार कही जाती थी कि पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा दिया जाएगा। नितिन गडकरी इस बात को कहते थे और सारी उन बातों पर अब खड़े उतर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, निरंतर विकास हो रहा है, विकासशील राज्य गुजरात को बनाने की कवायद में सारी बातें होती हुई अब सच नजर आ रही हैं। आशुतोष, तो ऋतिक, जिस तरीके से ये संभावनाएं बताई जा रही कि साल 2026 के आखिर तक प्रधानमंत्री 4 ऐसे सेमीकंडक्टर प्लांट को देश के नाम कर सकते हैं, क्योंकि पहला उन्होंने सेमीकंडक्टर प्लांट 28 फरवरी को देश के नाम किया और आज ये द्वितीय सेमीकंडक्टर प्लांट जो एशिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट बताया जा रहा है और आज उन्होंने देश के नाम कर दिया है। और ऐसे जिस तरीके से वो देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, वो कहते हैं कि आने वाला समय एआई का होगा और भारत सबसे ज्यादा युवाओं की देश की आबादी युवाओं की है। तो क्या एआई का भविष्य आने वाले समय में सेमीकंडक्टर की चिप के माध्यम से भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है? बिल्कुल, आने वाले समय में अगर हम बात करें इसकी, तो जैसे कि आपको बताया भी था पहले भी कि असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग जो प्लांट होता है, इसको लेकर के यहाँ पर ये उद्घाटन किया गया था फरवरी में, जैसे कि आपने बताया। उसके बाद सरकार ने तमाम अलग अलग जगहों पर बोला था, चाहे वो HCL, फॉक्सकॉन हो या फिर उसके साथ ही साथ उत्पादन को लेकर के अलग अलग जगहों पर सेमीकंडक्टर को लेकर के बोला जा रहा है, प्लांट्स खोले जाएंगे। तकनीकी रूप से कितना मजबूत भारत हो सकता है, इस पर निरंतर काम किया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि आप बता भी रहे, पहले भी हमने जानकारी आप तक पहुंचाई थी, हम बार बार दर्शकों को बता दी, क्योंकि देश में अगर हम बात करें, चाहे इंडस्ट्रियल एरिया हो, चाहे वो सड़क की बात करें, चाहे तकनीक की बात करें, भारत हर तरीके से अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। बार बार हम इस चीज को बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने संबोधन में कहते हैं कि भारत के लोगों को तकनीकी रूप से बिल्कुल मजबूत होने की जरूरत है और इसी कड़ी में ये सारी जो कार्रवाई है, ये सारे जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, वो सब किए जा रहे हैं। शुक्रिया जी। बिल्कुल ऋतिक, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं अपने मंचों से कि भारत ग्लोबल क्षेत्र में भारत का नंबर 1 ब्रांड सेमीकंडक्टर को एशिया का सबसे बड़ा हब गुजरात को माना जा रहा है, तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इंटेलिजेंट मॉड्यूल की बात करी है और उन्होंने बताया कि भारत पूरे विश्व को सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन देने वाला है, तो इस पर किस तरीके से रुख दिखाई दे रहा है जनता का, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, और वहां पर जो लोग हैं उनकी खुशी किस तरीके से दिखाई दे रही है? कहा जाता था मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया की हम बात बार बार करते थे, लेकिन अब ऐसे में आत्मनिर्भर भारत की भी बात निकलकर सामने आती है, इंडिपेंडेंट इंडिया। यानी कि आप समझ रहे हैं बात को, अगर सेमीकंडक्टर की हम बात करें, हम पूरे देश के लिए एक सप्लाई चेन बनने का काम कर रहे हैं। जैसे कि बार बार पहले रक्षा के क्षेत्र में देखा जाता था कि हम कई बार होता था कि डिफेंस को लेकर, चाहे आर्म्स को लेकर के बाहर से हथियार एक्सपोर्ट कराया करते थे, लेकिन अब सेमीकंडक्टर का जो प्लांट लग रहा है, 4 प्लांट लग जाते हैं, उसकी साफ तौर पर ये बता देगा कि दुनिया के अंदर तमाम जगहों पर जब उन्हें सेमीकंडक्टर की जरूरत होगी तो वो सब उन्हें भारत देगा, जो कि भारत की एक आत्मनिर्भरता पर जोर दिखाता है। और इसके साथ ही अगर आज की बात हम करें, तो जब ये उद्घाटन आज किया जा रहा था ना आशुतोष, तो वहां पर साफ बोला उन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मंत्र दिया जिसमें उन्होंने बोला मेक फॉर द वर्ल्ड। इसका साफ तौर पर मतलब ही यही है कि हमें सेमीकंडक्टर पूरी दुनिया के लिए बनाना है, हमें अपने आप को विकसित करना है, हमें अपने आप को मजबूत करना है, जिसके बाद दुनिया इस बात पर कहेगी कि जब सेमीकंडक्टर की बात आती है तो उसके लिए भारत सबसे ऊपर
इस फहरिस्त में भारत का जो नाम है वो सबसे ऊपर आता है, अव्वल दर्जे पर भारत रहेगा। इसी चलते केंद्र सेमिकॉन प्लांट का ये उद्घाटन किया और भारत की सेमीकंडक्टर की जो आत्मनिर्भरता है उसको पूरी तरीके से मजबूत करने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान इंजीनियरों से भी बातचीत की थी। उनके साथ आपने देखा होगा तस्वीरों में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव थे। 14 महीनों में उत्पादन शुरू होने को बड़ी उपलब्धि बताते हुए उन्होंने ये बताया कि इस साल 4 प्लांट शुरू करने का जो लक्ष्य है वो रखेंगे। तो अपने आप ये बात दर्शाती है कि भारत अपने आप को मजबूत करने के लिए हर वो कार्य कर रहा है जिससे भारत आत्मनिर्भर बन सके। मेक इन इंडिया की हम बात कर सके और मेक फॉर द वर्ल्ड का जो मंत्र आज दिया गया है वो बता रहा है इस बात को कि अब हम पूरी तरीके से प्रॉपर सप्लाई चेन बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। आशुतोष जी, ऋतिक बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा ने केरल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपना नया घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा जारी इस संकल्प पत्र में महिलाओं और गरीब परिवारों को बड़े बड़े वादे किए गए हैं। भाजपा ने वादा किया है कि जरूरतमंद महिलाओं को दवा और किराने के सामान खरीदने के लिए हर महीने 2500 रुपए का रिचार्ज वाला आरोग्य सुरक्षा कार्ड दिया जाएगा। एक ओणम त्योहार के दौरान और दूसरा क्रिसमस के मौके पर एम्स के स्थापना के साथ साथ तिरुवनंतपुरम से रेल नेटवर्क जोड़ने का भी ऐलान किया है। तो जिस तरीके से तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन आज केरल में मौजूद रहे और केरल में भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। तो यह भाजपा के लिए बहुत बड़ी और अहम खबर है। भाजपा ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन खुद केरल में मौजूद रहे और उन्होंने केरल के लिए भाजपा का तोहफा बताया है। संकल्प पत्र में दिए गए वादे के लिए भाजपा की ओर से केरल को देने वाले तोहफे की गारंटी कहा है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा जारी इस संकल्प पत्र में महिलाओं और गरीब परिवारों को बड़े बड़े वादे के साथ साथ भाजपा ने वादा किया है कि हर जरूरतमंद महिलाओं के दवा और किराने के सामान खरीदने के लिए हर महीने 2500 रुपए का रिचार्ज कार्ड वाला लक्ष्य आरोग्य सुरक्षा कार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा गरीब परिवारों को साल में 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर दिए जाएंगे और एक ओणम त्योहार के दौरान दूसरा क्रिसमस के मौके पर सिलेंडर दिया जाएगा। तो घोषणा पत्र में केरल में एम्स की भी संभावना बताई गई। Promises corporation will be developed as unique economic engines by enacting a tailored economic vision. Thiruvananthapuram as a IT and innovation capital hub, Kochi as a ship building capital of India, Kozhikode healthcare and medical innovation hub, Thrissur capital of Kerala as a cultural tourism center, Kollam as a internationally competition blue economy cluster priority marine। अब खबर मिडिल ईस्ट से है, जहां मिसाइल और ड्रोन के हमले से पूरा क्षेत्र तनावपूर्ण बना हुआ है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है और कहा है कि अगर पीछे नहीं हटे या फिर हालात नहीं सुधारे गए तो उसकी ऊर्जा प्रणाली को निशाना बनाया जा सकता है। यरूशलेम धमाके की भी खबर आई और 10 बड़े धमाके हुए हैं। तो जिस तरीके से तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट इस समय तनाव में जूझ रहा है और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि किस तरीके से तस्वीरें में मिसाइल और ड्रोन हमले से पूरा क्षेत्र तनावपूर्ण बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हालात नहीं सुधारे गए तो इसके लिए और भी भयावह मंजर देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ 10 बड़े धमाकों की उन्होंने पुष्टि की है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा है कि जहां 3 से 4 भारतीयों की मौत की भी पुष्टि है और सैकड़ों सुरक्षित लौटाए गए हैं। तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल सकता है। ईरान और इजराइल के बीच ये जंग अभी भी जारी है और किस समय में पूरे देश के लिए शांति की तस्वीर देखने को मिलेगी।
अब खबर मिडिल ईस्ट से। ये तस्वीरें साफ देख सकते हैं कि ऊर्जा प्रणाली पर भी बड़ा संकट हो सकता है। अगली खबर नालंदा से है, जहां मंगलवार की भीड़ और मां शीतला के प्रति अटूट आस्था के बीच श्रद्धालुओं ने बेबाकी से यह दर्शाया कि मंदिर परिसर में सुरक्षा और प्रबंधन की शून्यता पर पसरा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि किस तरीके से भीड़ भाड़ हुई है और यह भगदड़ मचने से बड़ी प्रशासनिक लापरवाही हुई और प्रशासनिक लापरवाही पर गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। और पटना से आए प्रत्यक्षदर्शियों ने यह बताया है कि किस तरीके से प्रशासनिक लापरवाही ने इस संकट में पटना से आए प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि भीड़ का सैलाब इतना उमड़ा है कि तब वहां की स्थिति संभालने वाला भी कोई नहीं था। और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संवेदनाएं तो व्यक्त कर दी हैं, लेकिन सवाल अब भी वही पुराना है। क्या मुआवजे और ट्वीट से उनके पिता और माताओं और बच्चों की कमी पूरी हो पाएगी, जिन्होंने आस्था के नाम पर अपनी जान गंवा दी? और इस स्थिति में पीएमआरएनएफ से जो हुआ वो बहुत दुखद हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आगे में ऐसा ना हो। इसके लिए भी वैसा सिस्टम हमको भी तैयार करना चाहिए कि ज़्यादा भीड़ या गर्मी या फिर जो भी कारण रहा हो, ऐसी भगदड़ आगे ना मचे। और दिवंगत आत्माओं के लिए बहुत ज़्यादा हम सभी प्रार्थना करते हैं, और जिन परिवार में घायल लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से भी उनको सहायता राशि दी गई है। हालांकि किसी के जाने का दुख इतना बड़ा होता है कि कोई भी राशि, कितनी भी बड़ी राशि दी जाए तो वो किसी व्यक्ति की जान से बड़ी नहीं होती है। लेकिन हम सभी प्रार्थना करते हैं और आगे ऐसी ना हो, इसके लिए हम सभी आम जन जो श्रद्धालु हैं, जो इतनी दूर दूर जाते हैं दर्शन करने के लिए, उनको भी बहुत सारी प्रिकॉशन भी बरतनी चाहिए ताकि आगे ऐसी घटनाएं ना हो। सरकार लगातार लगी हुई है और जो लोग घायल भी हुए हैं उनके भी समुचित इलाज की व्यवस्था की जा रही है। सबों के परिवार को के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ, और जो भी हम लोगों को छोड़ के चले गए जितने लोग, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए चौथी सूची जारी कर दी है। इस सूची में कुल 13 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। सूची में पहले घोषित एक उम्मीदवार का नाम भी बदला गया है। मैनागुड़ी से अनुसूचित जाति सीट पर दलित राय उम्मीदवार होंगे। इस पर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को 2 चरणों में पहले होंगे और पहले चरण के लिए मतदान 23 अप्रैल को और दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को बताया जा रहा है। चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे। भाजपा की यह चौथी सूची सामने आई है। तो इसके साथ ही राज्य में चुनावी तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। इसके साथ ही राज्य में चुनावी तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं और इस सूची के साथ ही भाजपा अपनी जीत की दिशा में एक और मजबूत कदम बढ़ा रही है। और इस पर शुभेंदु अधिकारी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि नजर तो आए, लेकिन डायरेक्टर सिक्योरिटी मनोज वर्मा पार्टी कैडर के रूप में भी काम कर रहे हैं और कुछ कहे और उन्होंने कुछ सुनाया भी है। चुनाव परिणाम 4 मई को आ सकते हैं और भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की चौथी सूची जारी कर दी है। मोबाइल फोन नहीं, लोकेशन भी ट्रैक कर रहा है। लोकेशन भी एसटीएफ और आईबी से कर रहा है। हमारी नेता लोग के खिलाफ अभी भी केस कर रहा है। प्रत्याशी के खिलाफ सीआईडी ने नोटिस इशू किया। ये सब बंद करना चाहिए। डायरेक्टर सिक्योरिटी मनोज वर्मा पूरा के पूरा पार्टी कैडर के रूप में काम कर रहा है। मेरा 2 तारीख नामांकन है। अभी फोन आया, अमित शाह जी आ रहा है। ये जानकारी दे रहा हूं आपको। भवानीपुर में नामांकन है 2 तारीख। सौमिकदा तो रहेगी, मेरा बड़ा भाई। अमित शाह जी आ रहा है आशीर्वाद देने के लिए।
अब एलपीजी को लेकर बड़ी अपडेट बता दें। भारत आने वाले 28 तेल और गैस के टैंकर फिलहाल हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए हैं, जिनमें से एक आज मुंबई पहुंचने वाला है और इनमें कुल 94,000 टन एलपीजी लदी हुई है। मिडिल ईस्ट में जारी हालात के कारण कम से कम 10 विदेशी झंडे वाले जहाज फारस की खाड़ी में रुके हुए हैं। इसके अलावा 18 भारतीय झंडे वाले जहाज जो कच्चा तेल, एलपीजी और एलएनजी ला रहे हैं, हॉर्मुज स्ट्रेट के पास इंतजार करना पड़ रहा है उनको। मीडिया ब्रीफिंग में पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि भारत आने वाले 10 विदेशी जहाज में से 3 एलपीजी और 4 तेल टैंकर और 3 एलएनजी जहाज शामिल हैं। जहाजों की स्थिति को देखते हुए सरकार निगरानी कर रही है और इन जहाजों के पहुंचने से भारत में ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। तो कुल 94,000 टन एलपीजी इन जहाजों में लदी हुई है। पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस ने राजनीति में कदम रख लिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। लिएंडर पेस आज पार्टी के मुख्यालय दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने जाकर अपनी मेंबरशिप ली है। इस मौके पर उन्होंने ये साफ कहा कि वे पार्टी के उद्देश्यों और कार्यकर्ताओं में सक्रिय रूप से योगदान देना उनकी प्राथमिकता होगी। बीजेपी के नेताओं के लिए लिएंडर पेस का स्वागत किया गया। उन्हें पार्टी परिवार में शामिल होते हुए देखकर खुशी जताई। पूर्व खिलाड़ी के जुड़ने से पार्टी को खेल और युवा वर्ग में नया उत्साह देखने को मिल रहा है। लिएंडर पेस ने खेल के क्षेत्र में जो अनुभव और अनुशासन हासिल किया है, उसे आने वाले समय में राजनीति के लिए बहुत प्रेरणादायक माना जा रहा है। राजनीति में सेवा लगाने कर मन करने की बात कही। आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में लिएंडर पेस का एंट्री एक ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेल और खिलाड़ियों के लिए पिछले 12 वर्षों में जो काम किया है, उससे प्रभावित होकर के, इंस्पायर्ड होकर के आज लिएंडर पेस हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी का मेंबरशिप लेकर के सदस्य बने। असम विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। इस कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है, आगे देखते हैं। असम विधानसभा 2026 की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और किस तरीके से पार्टी प्रचार कर रही है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह असम में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। उनका यह दौरा पार्टी के लिए अहम माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह क्या कुछ कहते हैं वो सुनवाते हैं। इस समय वो संबोधित कर रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी उन्होंने साझा किया है। 31 मार्च को तेजपुर और डेरगांव विधानसभा क्षेत्र में रैलियों को संबोधित करेंगे। उनके दौरे से स्थानीय कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ने और मतदाता को आकर्षित करने की उम्मीद है। राजनाथ सिंह ने सभाएं ये दिखाती हैं कि भाजपा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ती। फिलहाल बीजेपी हर समय अपने चुनावी मूड में तैयार रहती है और तेजपुर और डेरगांव में चुनावी सभाएं किस तरीके से की जा रही हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इस दौरे के बारे में अहम जानकारी साझा की है। भाजपा बड़े नेताओं की रैलियों पर जोर दे रही है। तो ये किस तरीके से असम 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। लेकिन बहनों भाइयों, अब जमाना बदल गया है, निशान मिली है। आपने महसूस किया होगा कि कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा इस असम के साथ एक सौतेला व्यवहार किया है, हमेशा यहां की उपेक्षा की है। आप लोगों ने देखा होगा कि कांग्रेस ने दिल्ली से, अपने दिल से भी और दिमाग से भी लंबे समय से इस असम को दूर कर रखा है। और कांग्रेस के कुशासन के कारण एक समय ऐसा था जब असम के बारे में बात होती थी, यहां पर उग्रवाद की बात होती थी, इंसर्जेंसी की बात होती थी, असम में अशांति की बात होती थी, लेकिन गरीबी और भूखमरी की बात होती थी। लेकिन बहनों भाइयों, अब जमाना बदल गया है। निशान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटी हुई बसपा ने लखनऊ में एक अहम पार्टी बैठक बुलाई। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ चुनावी रणनीति और संगठन सुदृढ़ीकरण पर चर्चा की। बैठक में राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद की भूमिका भी अहम मानी गई। पार्टी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर बड़े कार्यक्रम का ऐलान कर मिशन 2027 की शुरुआत करेगी। बूथ स्तर पर संगठन को और अधिक मजबूत किया जाएगा।
किस तरीके से चुनावी तैयारियां 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर तेज कर दी हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी इंडिया। नमस्कार।